गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एल1 क्लासेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एल1 क्लासेस में। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। शाम को जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास ली थी शाम को, एक जो जो संबंधित थी द्वितीय नगरीकरण से। किससे संबंधित थी दोस्तों? द्वितीय नगरीकरण से। तो उस लेक्चर में हमने ये कोशिश की थी आपको जो द्वितीय नगरीकरण से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने सम्मुख लाया जाए और आप उसको बेहतर ढंग से, अगर आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको बेहतर ढंग से आप अटेम्प्ट करने में सक्षम हो। तो मेरा प्रयास, जैसे बार-बार दोस्तों यही कहता हूँ कि मेरा प्रयास आप लोगों के सामने यही रहता है कि आप जो करा रहा हूँ उसको एक प्रैक्टिस बेस ही देखिए। आप प्रैक्टिस के तौर पे उसको देखिए कि नॉलेज, आप लोग एलटी, टीजीटी, पीजीटी वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉलेज की डेफ़िनेटली कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ़ प्रैक्टिस को हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन को ही फ़ोकस कर रहे हैं जो कम पूछे जाते हैं या फिर बहुत ही कम आए हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि कभी-कभी ही आते हैं, कई-कई सालों के गैप के बाद आते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम क्वेश्चनों को करें। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग बार-बार कहते हैं कि हम लोग बहुत तेज़ी से क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और टारगेट ये रहता है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिए जाए, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना आएँ। ठंड का समय है, ठीक? तो मुझे लगता है कि जो लोगों का एलटी का पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन में लगे होंगे, उन लोगों को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि, और दूसरा ये है कि सेहत-वेहत का ज़रा थोड़ा-सा इस समय ध्यान दीजिए, क्योंकि सर्दी काफ़ी पड़ रही है और सर्दी काफ़ी होने की वजह से काफ़ी शारीरिक समस्याएँ हो सकती हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की शारीरिक समस्याएँ हो सकती हैं। तो इस समय आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक हैं। तो ख़ैर दोस्तों, चलिए एक पॉइंट पे आ जाते हैं सीधे से। अगर आप लोगों को हमसे कनेक्ट होना है किसी प्रकार से, तो सामने आपके पास नंबर है, तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इनफैक्ट करिएगा ज़रूर अगर आपके पास समय हो तो। थोड़ी-सी अपनी उँगलियों को ज़हमत दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी थोड़ी-सी रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और जो प्रेज़ेंटेशन है वो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो दूसरे दोस्तों, मित्रों जो आपके साथ के सहयोगी हैं, जो इस प्रकार के प्रिपरेशन में हैं और या इस सब्जेक्ट से प्रिपरेशन में हैं, तो उनको ये शेयर कीजिएगा, तो आपके साथ-साथ शायद वो भी लाभ पा लें। ख़ैर चलिए, आज का जो लेक्चर है, मैंने बताया कि आज का जो लेक्चर होने वाला है मौर्य काल से होने वाला है। हालाँकि यहाँ पे मौर्योत्तर काल लिखा हुआ है, जो थोड़ा-सा बनाने वाले थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी है। तो मौर्य काल से आज का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करेंगे, फिर बाद में अशोक तक जाएँगे। अशोक की फिर उसके बाद शासन व्यवस्था में हम लोग कुछ एंट्री करेंगे। शासन व्यवस्था की बात करेंगे, चूँकि इस समय इनकी जो वास्तुशिल्प के बारे में बहुत अधिक बात करने को नहीं है, जो कुछ है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से मौर्य शासन से, प्रशासन से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, और आप लोगों को अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएँगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कहने का प्रयास नहीं कर रहा है।
तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है, किस एक में, ठीक है। बृहद कथा में दी गई है, गाथा सप्तशती में दी गई है, मुद्रा राक्षस में और वासव दत्ता में, किस एक में चंद्रगुप्त द्वारा शासन प्राप्त करने की, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन प्राप्त करने का जो कथा थी वो दी गई है। तो ये दी गई है दोस्तों मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है मौर्य प्रशासन के। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? मैसग दुर्ग का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है कर्टियस, प्लिनी, एरियन और मेगास्थनीज। कर्टियस, प्लिनी, एरियन और मेगास्थनीज, ए, बी, सी और डी। किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया दोस्तों कर्टियस ने। किसने? कर्टियस ने। थर्ड है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? ठीक है, जब शाम को हमने लेक्चर लिया था, शाम को लेक्चर लिया था द्वितीय नगरीकरण में, जिसमें हमने महाजनपदों की बात की थी, उसमें हमने बताया था कि जो पिपली वन के मौर्य थे, तो इनका संबंध कहीं न कहीं जो मौर्य प्रशासन, जो मौर्य राजवंश था, उसको उससे जोड़ने का प्रयास कई इतिहासकारों ने किया है। हालाँकि अभी तक मौर्य प्रशासन का स्पष्ट जो चंद्रगुप्त मौर्य का किससे संबंध था या नहीं, किस राजवंश से संबंध था, या वो क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे या ब्राह्मण थे, इस तरीके की किसी भी अभी कोई बहुत खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो अलग-अलग इतिहासकारों के मत हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में, मिलिंद पानु में, परिशिष्ट पर्वन में, मुद्रा राक्षस में, किसमें ये बात कही गई? तो दोनों ये बात कही है महापरिनिर्वाण सूत्र में। महापरिनिर्वाण सूत्र में ही जो बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया था, उसी में पिपली वन के जो मौर्यों का जिक्र आया है। अगली चर्चा है चौथे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित सूची पदाधिकारियों को विभागों से सुमेलित कीजिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में या फिर जो मौर्य डायनेस्टी में जो विभाग थे और विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे, उनको हमको सुमेलित करना है। तो चलिए भैया सुमेलित कर लेते हैं। आंकड़ाध्यक्ष क्या होता है? आंकड़ाध्यक्ष जो था दोस्तों खनिज विभाग का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष था वन विभाग का अध्यक्ष था। पणियाध्यक्ष था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष था क्या? मापतौल। पोतवा से आप कंफ्यूज मत होइए, पोतवाध्यक्ष का मतलब होता है मापतौल से संबंधित, मेजरमेंट से संबंधित अधिकारी, ठीक है, उस विभाग का अधिकारी। तो क्या है? ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 1, ए का 3, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, फटाफट आगे आएंगे। 5वें नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा करता है? बौद्ध, जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उपयुक्त में से सभी आंसर सही होगा, क्योंकि सभी मौर्य डायनेस्टी के बारे में प्रॉपर जानकारी हमको उपलब्ध कराते हैं। जैसे बौद्ध जैन ग्रंथ हो गया, अशोक के शिलालेख हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। छठे नंबर पे आते हैं। छठा नंबर क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसको सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, ठीक है। उसकी पुत्री का नाम क्या था? उसकी पुत्री का विवाह इनके साथ हुआ था, ऐसा माना जाता है, जिसकी सूचना स्ट्रैबो तथा एपिनस कर्क नाम के एक इतिहासकार हैं, तो उन्होंने ये सूचना दी है। कुमार देवी, दत्त देवी, करुवाकी और हेलन, ठीक। ये इनकी पुत्री का नाम था हेलन, ठीक। इनकी पुत्री का नाम था हेलन। पांचवा, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? कौन सा स्रोत है जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ठीक है, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और दिव्य विधान। दिव्य विधान कौन सा स्रोत उसको क्षत्रिय मानता है? मानता है दिव्य विधान। दिव्य विधान क्या है दोस्तों? बौद्ध स्रोत है। बौद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में दिव्य वेदांत से बहुत सारी जानकारियां मौर्यंस के बारे में उपलब्ध होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ? वृषल का मीन्स होता है मतलब अकुलीन, अकुलीन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी उच्च वर्ग से उत्पन्न ना ना हुआ मतलब ना हुआ व्यक्ति, ठीक है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग हुआ, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस और बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो ये चर्चा की गई है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया गया है।
निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया था? ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया था, मतलब ब्राह्मी लिपि को पढ़ने सबसे पहले जो पढ़ा था, विलियम जोन्स हो गया, जेम्स प्रिंसेप हो गया, जॉन मार्शल हो गया, ई.जे.एच. मैके हो गया। तो ये थे दोस्तों जेम्स प्रिंसेप 1837 में, ठीक है। 1837 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों को इन्होंने पढ़ा था, लेकिन इसमें इनमें इन्होंने थोड़ी-सी गलती ये की थी, जो उसमें देवनाप्रिय जो दिया हुआ था, उसकी जो तुलना उसकी जो उसको इन्होंने जो श्रीलंका के शासक थे, ठीक है, श्रीलंका के शासक थे तिस, उससे उनकी तुलना कर दी थी। बस इनसे छोटी-सी गलती ये हो गई थी। खैर बाद में इतिहासकारों ने उसको सुधारा है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगली चर्चा, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कार्य था? अंतपाल नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ठीक है, ग्राम अभिलेखों का अनुरक्षण करना, राजकीय घुड़सवारों का नियंत्रण करना, राजा के अंगरक्षकों को वेतन का भुगतान करना, ठीक है, और मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रख रखाव। अंतपाल, ठीक है, अंतपाल क्या काम करता था? चौथे 10th का चौथा होगा, डी ठीक होगा। अंतपाल का दोस्तों काम क्या था? अंतपाल क्या करता था? सीमावर्ती जो स्टेट थी, हाँ, पॉपुलेशन स्टडी के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर कोचिंग चलती है, जीएसओ वगैरह के लिए प्रॉपर कोचिंग चलती है, और उसकी जो क्लास लेते हैं, उसकी जो अभिषेक सर हैं, उसकी प्रॉपर क्लास लेते हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, जो सामने आपके स्क्रीन पे जो नंबर मैंने इसमें दिया, अगर आप देखेंगे नंबर जो दिया हुआ है, उस पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उनसे बात भी कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग। और आपको बहुत बहुत बेहतर मैटर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर बेहतर कि मैं ये नहीं कहूँगा दूसरे वैसा नहीं दे पाएँगे, ये तो एक तरीके की मूर्खता हो गई ये कहना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जो कुछ बच्चे अभी जो फर्स्ट बैच था, उसमें कुछ बच्चे जीएसओ में उनके कुछ सेलेक्ट हुए हैं, तो जो पॉपुलेशन स्टडी है उसकी अच्छी ख़ास तौर से वो खुद भी उसी उसी डिपार्टमेंट में है, एनएसओ डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगता है अगर आप उनसे बात करेंगे, नहीं, नहीं, ऑफ़लाइन नहीं है। नेहा जी ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है, ठीक है? सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आप चाहे तो उनका जो हमारा यूट्यूब चैनल है एल्बन क्लासेस में, उनकी जो क्लासेस हैं आप चाहे तो डाल सकते हैं, अभिषेक सर के नाम से आएँगी। पॉपुलेशन स्टडी करके डालेंगे तो एल्बन क्लासेस में, तो उनकी जो क्लासेस हैं रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें आपको मिल जाएँगी। और नहीं तो अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहती हैं तो फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है, आप उस फ़ोन नंबर पे उनसे डायरेक्टली बात करेंगे तो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इन्फॉर्मेशन वो स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? चलिए ख़ैर 10वां नंबर पे डी इसका सही आंसर है। 11 निम्नलिखित में से कौन-सा एक सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों का कनिष्ठ से आरंभ कर वरिष्ठ स्तर तक सही अनुक्रम अ इट्स माय प्लेज़र, ठीक है। आपको सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहती हैं, बाकी आप अभिषेक सर से ले लीजिएगा। आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकती हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकती हैं, मैसेज भी कर सकती हैं व्हाट्सएप पे। तो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स हैं, किसी भी मोड से आप उनसे संपर्क कर सकती हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए अ कनिष्ठ से आरंभ कर वरिष्ठ स्तर तक सही अनुक्रम दिखाना है, ठीक है? कनिष्ठ से। तो ये है प्रादेशिक, महामात्र, रज्जुक, प्रादेशिक, रज्जुक, महामात्र, प्रादेशिक और रज्जुक, ठीक है? तो ये है महामात्र, ठीक है? इसका सेकंड आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, 11th का। चलिए 12th पे आते हैं। 12th की बात क्या हो रही है, जो 12th में जो कुछ स्टेट्स थी, जो 4 भागों में जो कह सकते हैं कि जो हमारा मौर्यन डायनेस्टी जो डिवाइड हुआ था, 4 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था, उनकी राजधानियों को हमको सुमेलित करना है, ठीक है? उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापथ की राजधानी दोस्तों थी तक्षशिला, ठीक है? दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी। मध्य देश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और कलिंग की राजधानी थी तौसली, ठीक है? कलिंग की क्या राजधानी थी? तौसली मिला लेते हैं, ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 1 है। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ठीक है? 12 का ए ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 13 नंबर पर सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन पे हमें विचार करना है, उनके बारे में जो तथ्य दिए गए हैं कि अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का प्रयोग नहीं किया है, ठीक? और सेकंड है, भारत में उपलब्ध एकमात्र पूरा लिखित दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है, उसमें पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदमन का भी अभिलेख है।
तो दोस्तों ये दोनों ही तथ्य गलत है। दोनों तथ्य इसलिए गलत है कि यहाँ तक ठीक है, अशोक के पुराणों में नाम अशोक वर्धन मिलता है, लेकिन अपने अभिलेखों में उसने अपने नाम का, व्यक्तिगत नाम का प्रयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि नेट्टूर हो गया, मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, उद्गोलन हो गया, इनमें कई जगहों पे अशोक ने अपने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है। और सेकंड भी इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि एकमात्र की बात हुई है। अब मैंने इतने सारे बता दिए हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ये दोनों ठीक, दोनों ही गलत हैं, ठीक। 14 है, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया, ठीक है। एक तरीके से अध्ययन किया, उसका कंपाइल किया था। जैसे कौटिल्य की जो पांडुलिपि थी क्या ना, एक कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से मिलती नहीं, वो अलग-अलग, जैसे उस समय के अलग-अलग इतिहासकार थे, यूनानी थे, ये बौद्ध, और जो बौद्ध ग्रंथों में उसकी जो मौर्य कालीन की जो व्यवस्थाएँ मिलती हैं या फिर कौटिल्य का ज़िक्र मिलता है, तो उन सबको मिला के इन्होंने सर्च करके ढूँढ के इनको कंपाइल किया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को दोबारा कंपाइल करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आर. शास्त्री, ठीक है? सी। सॉरी। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का एक नगर एक समिति शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? ठीक है, नगर का प्रशासन एक समिति द्वारा, उसमें कितने सदस्य थे ये पूछा गया है, 10, 15, 30, 40, ठीक। ए, बी, सी और डी। तो इसका जवाब है सी, ठीक है। 6 समितियां थी, ठीक है, 6 समितियां, इसका 6 समितियां वो करती थी, ठीक। और इसमें प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो कितने हो गए दोस्तों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 30 आ जाएगा, 5 31, ठीक। 16 पे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार करके संन्यास ले लिया था? बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र ने और हर्ष ने। तो ये ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ? इनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। ऐसा हुआ था, इसमें मगध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था, तो उसमें ये निपटने में सफल नहीं हो पाए थे। उसकी वजह से इन्होंने से जैन तो पहले हो चुके थे, और भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद इन्होंने उनके साथ यहाँ से पलायन कर लिया। दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला वहाँ चले गए। वहाँ पे इन्होंने जो सलेखन की पद्धति के द्वारा या संतरा की पद्धति के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। 17, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? ठीक। तो तुफास हो गया, रुद्रदमन हो गया, ऊषभदात हो गया और पुष्यमित्र वैश्य हो गया। तो ये थे, देखिए, पुष्यमित्र वैश्य कौन थे? पुष्यमित्र वैश्य थे, ये क्या थे? उनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वहां के प्रशासक थे। कहाँ के? जूनागढ़ के, या फिर कह सकते हैं कि गिरनार साइड के, गिरनार मतलब गुजरात में, ठीक है। तुफास उसके समय के थे, किसके? अशोक के शासनकाल में। 18, निम्नलिखित में से किस एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर मौर्यों को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? चंद्रगुप्त, ठीक। मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा, योगंध, धारायण और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। किसमें चर्चा की गई है? तो यह चर्चा की गई है जिसमें दोस्तों, मुद्रा राक्षस में। किसमें चर्चा की गई है दोस्तों? मुद्रा राक्षस, विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 19 पे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? ठीक है, गैर राजसी कबीले की बात करता है, जिसमें मतलब राजतंत्र, एक राजतंत्र नहीं था, गैर राजसी की बात हो रही कि वो किसी शासन प्रशासन से संबंधित कबीला नहीं था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण सूत्र, मिलिंद पान और परिशिष्ट परमाणु, मुद्रा राक्षस। तो ये संबंधित था दोस्तों महापरिनिर्वाण सूत्र, ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 20वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्य कालीन मंत्रियों, कारिंदों, दुष्ट अमात्यों के कुशासन के विरुद्ध हुए ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? ठीक है, कौन सा जो ग्रंथ है, ठीक है, चर्चा करता है जो तक्षशिला वगैरह, जो तक्षशिला था, तक्षशिला में जो मौर्य डायनेस्टी के खिलाफ कई बार विद्रोह हुए थे, तो उस विद्रोह की चर्चा करता है, जो वहां के अमात्यों के कुशासन के विरुद्ध था। अशोकावदान, युग पुराण, दिव्यवदान, महाभाष्य। किसमें इस बात की चर्चा की गई? तो इस बात की चर्चा की गई है दोस्तों दिव्यवदान में, ठीक है। और समय
उस समय अशोक जो उज्जैन के प्रशासक थे, उनको तक्षशिला भेजा गया था। तक्षशिला उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, जहाँ पे अशोक ने उस विद्रोह को शांत किया और जनता ने अशोक का पूर्ण रूप से साथ दिया था। उनका मानना था कि वो शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुष्ट अमात्यों की हरकतों के खिलाफ है, जो इस प्रकार से वो जनता पे अत्याचार करते हैं। 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। चलो भैया करते हैं विचार। समस्त प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों, मूल पाठों, विधि संबंधी पुस्तकों में ब्राह्मण फांसी अथवा मृत्युदंड से मुक्त रखे गए थे। बिल्कुल ठीक है। उस समय ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। ठीक। उनके जो सबसे बड़ी जो सजा हुआ करती थी, वो राज्य निकाला हुआ करती थी उस दौरान। ठीक है, हालाँकि इस प्रकार के बहुत से एग्ज़ाम्पल हमको नहीं मिलते हैं। दैवभाग जो उत्तराधिकारी संबंधी एक प्रबंध है 12वीं शताब्दी के जयमुतवाहन द्वारा लिखा गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अर्थशास्त्र अपराध और दंड का विवरण देता तथा मृत्युदंड के विभिन्न प्रकार सुझाता है। ठीक, तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों आंसर बिल्कुल, तीनों जो दिए गए हैं वक्तव्य दिए गए हैं, वो तीनों ठीक है। 22 में प्राचीन भारत में सेंट्रोकोट्स नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये दोस्तों थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जस्टिन और प्लूटार्क ने इन दोनों जस्टिन और प्लूटार्क वगैरह ने इनको सेंट्रोकोट्स से लगभग सेंट्रोकोट्स कहा है, और सबसे पहले विलियम जोस ने इसकी पहचान की थी। सेंट्रोकोट्स की जो समन्वय था, वो चंद्रगुप्त मौर्य से बैठाया था। ठीक। आगे चर्चा 23वां। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। उस साधु का नाम क्या था? अभी कुछ समय पहले इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया है। सेम क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन का जो प्रारूप चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलबाहु और हेमचंद्र। ठीक है, तो ये कौन थे? भद्रबाहु। आगे चर्चा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक शासक इस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात। शाम को एक लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में मैंने इसको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क और समुद्रगुप्त अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो कौन थे? बिंदुसार। कौन थे दोस्तों? बिंदुसार। अगला है 25 क्वेश्चन। 25 क्या कहता है? ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। ठीक है, 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और तीसरे का नाम हमको बताना है दोस्तों। थर्ड जो पर्सन थे, थर्ड जो एम्बेसडर थे, उनका नाम हमको बताना है सेल्यूकस, टॉलमी, पेट्रोक्लिक्स और डायनोसियस। ठीक है, तो थर्ड कौन थे दोस्तों? सिंपल सा है, डायनोसियस। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय द्वारा भेजे गए थे, जो मिस्र के शासक थे, टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। ठीक। डायनोसियस और बिंदुसार के शासनकाल में ये पहुंचे थे। हालांकि कहीं-कहीं इस पे विवाद भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक वो पहुंचे थे बिंदुसार की डेथ हो चुकी थी, तो और उस समय जो व्यवस्थाएं थी अशोक के हाथ में थी। मतलब इस प्रकार के जो इतिहासकारों में थोड़ा-सा मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर जो माना बिंदुसार के समय में पहुंचा ही जाता है। ठीक है, मतलब पहुंचा हुआ माना जाता है। राजदूत डायनोसियस इसके दरबार में आया था। बिल्कुल अभी मैंने ठीक है बताया। ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ किसके दरबार में आया था? ये आया था बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया था दोस्तों? बिंदुसार के दरबार में। देखिए दोस्तों, जो लोग भी मौजूद होंगे या देख रहे हैं, ठीक है, या बाद में देखेंगे, तो मैं हर किसी से यही बार-बार कहता हूँ कि आप लोगों का जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग फीडबैक देंगे क्वेश्चन का लेवल को लेके, या फिर प्रेज़ेंटेशन को लेके, या और दूसरी चीज़ों को लेके, अगर उसमें कुछ आप लोग फीडबैक देंगे, तो मेबी हो सकता है अगर उसमें कुछ फ़ॉल्ट होता है या फिर कुछ उसमें कमियाँ होती हैं, तो हम लोग उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। तो बी ठीक है, तो आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर मौजूद हैं, अगर आ सकते हैं, कि क्लास में भी आइए। ठीक? तो क्वेश्चन बी, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत में आया था? 27 का यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है, किसके दरबार में भारत में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 27 का सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक। 28 पे हम चर्चा करते हैं। किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता, यानी कि मंत्रियों के परामर्श के बगैर राजा का काम नहीं चल सकता, राजा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक है। कौटिल्य, कामंदक, मेघातिथि और नारद। कौटिल्य, कामंदक, मेघातिथि और नारद दोस्तों, ये कहा था कौटिल्य ने। क्या?
यूपीएससी लेवल का है ये क्या? नहीं, यूपीएससी लेवल मतलब इसमें सभी लेवल आपके जितने के जितने लेवल है वो सारे के सारे लेवल इसी में इंक्लूड हैं, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ सबके लेवल के क्वेश्चन इसमें उपलब्ध हैं, 100 क्वेश्चन है। मौर्य डायनेस्टी से जितने क्वेश्चन हैं, जितने बेहतर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। इनमें जितने भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है बाकी जो आप खुद भी पढ़ रखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत लाभ पहुँचाएँगे आने वाले एग्ज़ाम में। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज़ चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे यूपीएससी है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो प्रैक्टिस के बिहाफ़ पे है, ठीक? तो कौटिल्य, ये कौटिल्य ने सलाह दी थी, किसको दी थी? शासक के लिए सलाह दी थी, ठीक है? शासन किस प्रकार से चलना चाहिए? जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को जब हम देखते हैं, अर्थशास्त्र का मतलब उससे नाम पे मत जाइए, ठीक है? इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, अर्थशास्त्र का मतलब उसको जो राजकीय व्यवस्थाओं के बारे में हो रही है कि राजा को शासन किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से उसको अपने जनता को अपने मोह-पाश में बाँधे रखना चाहिए था, उस तरीके की बातें हो रही हैं। 29 है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक विकल्प में अशोक के स्वशपों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सही लक्षण दिए गए हैं? जो अशोक के जो पिलर्स थे, ठीक है? जो अशोक ने जो पिलर्स बनाए थे उसको उसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है? कांतिमय पॉलिश थी, कांतिमय पॉलिश तथा एकाश्म थे, वर्गाकार आधार तथा अष्टकोणीय आकार, कांतिमय पॉलिश तथा वर्गाकार आधार। ठीक है, ये कांतिमय पॉलिश थी और एकाश्म पत्थरों का प्रयोग किया है, मतलब एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, उसको ब्रेक ब्रेक नहीं किया गया कि मतलब उसे किसी प्रकार का जोड़ नहीं है, एक ही पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उनके पत्थरों को घर के उनको चिकना किया गया है, फिर उसपे पॉलिश की गई है और वो पॉलिश आज भी चमकदार बनी हुई है। ठीक, 30 ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेप जो अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है? 8035, 8037, 8039, 8041 ठीक, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 8037 में, ठीक? 31 है, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का जो सही कालानुक्रम हमको बताना है, ठीक है? सही कालानुक्रम हमको बताना है कि मतलब पहले से लेके आखिर तक। तो बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग, बिंदुसार, शिशुनाग, बिंदुसार, बृहद्रथ और बिंबिसार और बृहद्रथ, बिंदुसार, शिशुनाग और बिंबिसार और लास्ट में है शिशुनाग, बिंबिसार, बृहद्रथ और बिंदुसार, ठीक? तो सबसे पहले वाला इसका आंसर होगा ये। सबसे पहले बृहद्रथ हुआ था, फिर बिंबिसार हुआ था, बिंबिसार के बाद शिशुनाग और शिशुनाग के बाद बिंदुसार। दोस्तों यहाँ पे बृहद्रथ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बृहद्रथ ये मौर्य काल, तो मौर्यों का सबसे आखिरी शासक नहीं था, ठीक है? ये आखिरी शासक की बात नहीं है जो बृहद्रथ मौर्य डायनेस्टी में हुए थे, ठीक है? ये बृहद्रथ क्या हुए थे जो मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने जो मगध साम्राज्य स्थापित किया था उससे पहले वहाँ पे बृहद्रथ का शासन था, ठीक? ठीक है, ये बृहद्रथ वो है, इस चीज़ को ध्यान रखें, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि अरे ये बृहद्रथ वो तो नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। 32 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करना। मगध के जो मगध के बारे में हम लोगों को चर्चा की जा रही है। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण थे। मगध के एक जो साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारणों में से कौन-कौन से कारण शामिल थे? पहला था 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक समृद्धि उर्वरक क्षेत्र में स्थिति था, अच्छा संचार तंत्र, बहुत अच्छा संचार तंत्र था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें इससे बहुत पाटलिपुत्र से जो संचार तंत्र था वो चारों तरफ फैला हुआ था, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्यवादी नीति और ठीक है महात्मा बुद्ध की गतिविधियों के साथ संबंध। तो इसका चौथा ठीक नहीं है, बाकी तीनों ठीक है, यानी कि 1, 2, 3। अगला है 33, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए थे? अपने शासनकाल में जब उन्होंने शासक बने थे उसके बाद किस वर्ष में वो लुम्बिनी गए थे? लुम्बिनी कहाँ पे? जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 32वें वर्ष, 26वें वर्ष, 20वें वर्ष और 13वें वर्ष। लुम्बिनी कब गए थे? लुम्बिनी गए थे ये दोस्तों 20वें वर्ष। और यहीं पे एक अभिलेख पाया जाता है अशोक का रोमनदेही अभिलेख जो लुम्बिनी में जो कर था उस कर को उन्होंने 1/8 कर दिया था, कर को कर दिया था 1/8, ठीक? घटाकर 1/8 कर दिया था, तो उसकी जानकारी किसमें मिलती है हमको? रोमनदेही अभिलेख में मिलती है। ये कहाँ पे मिलता है? ये भी नेपाल में पड़ता है, ठीक है? देखिए आ भी गया।
केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की, इसमें से कौन सा वह शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख, निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रूमनदेही स्तंभ लेख और बारबरा गुफा शिलालेख। ठीक है, ये बात कही है रूमनदेही शिलालेख। मैंने अभी बिल्कुल जस्ट अभी बताया है कि लुम्बिनी जब यात्रा पे गए थे, इन्होंने उसके जो कर था उस समय, उस पे जो लागू होता था, उस कर को उन्होंने घटाकर 1/8 कर दिया था। आगे चर्चा करेंगे। अगला है 36 क्वेश्चन। 36 क्या कहता है? सन 1750 में सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? 1750 में जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम और टेफन थेलर और विलियम जोन्स। किसने सबसे पहले अशोक स्तंभों का पता लगाया था? जो मेरठ में पड़ता है। ठीक है, कौन था? टेफन थेलर। टेफन थेलर कौन थे? टेफन थेलर। और ये बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा यहाँ से ये स्तंभ उठवा कर दिल्ली लाया गया। दिल्ली के जो महरौली है वहां पर स्थापित करवाया गया था। आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। 37 है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? सॉरी। 37 अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। ठीक है, रोमनदेही स्तंभ लेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख और भ्राभु लघु शिलालेख। किसमें बात करता है? ये बात करता है भ्राभु शिलालेख, जो कहाँ पड़ता है? विराटनगर। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। अब ये तीनों मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था इसकी विषय वस्तु क्या है। धार्मिक ग्रंथ है, आर्थिक धार्मिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, राज्य और शासन संबंधी, नीति संबंधी ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है? ये राज्य एवं शासन संबंधी उसकी जो नीतियों के संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, जिस प्रकार से मतलब राजा को क्या करना चाहिए, उसके मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मंत्रिपरिषदों को उसका प्रभाव क्या होना चाहिए, राजा को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, जनता के प्रति उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कौन-कौन से कार्य जनता के प्रति उसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं। ठीक है, साम्राज्य की सुरक्षा के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है इसमें अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र? ठीक है, 9, 13, 15, 17 यानी ए, बी, सी और डी। कितने भागों में विभाजित है दोस्तों अधिकरणों में? ये है 15। कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है जो अर्थशास्त्र विभाजित है उसके भागों को क्या बोलते हैं? तो भागों को उसको अधिकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे रास तरंगिणी के जो भाग होते हैं उसको तरंग बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अधिकरण बोलते हैं इनको। ठीक, इंडिका किसकी रचित पुस्तिका है? इंडिका किसकी रचित पुस्तिका है? ठीक है, कौटिल्य, क्षेमेंद्र, मेगास्थनीज और प्लिनी। कौटिल्य और क्षेमेंद्र, मेगास्थनीज और प्लिनी। तो इंडिका रचित है मेगास्थनीज की। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसका सेल्यूकस का ये दूत था, एम्बेसडर था। ठीक है, मेगास्थनीज अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित करता है? भारतीय समाज को ये कितने भागों में विभाजित करता है? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 7 वर्गों में। कितने भागों में विभाजित करता है दोस्तों? ये 7 वर्गों में विभाजित करता है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहिर। दार्शनिक, किसान, अहिर का मतलब पशुपालक है। दार्शनिक, किसान, अहिर, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ठीक है, 7 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? 7 वर्गों में। और ये भारत में दास प्रथा नहीं होने का भी जिक्र करता है। निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? टॉलमी, डायमेकस और डिमेकस मतलब मेगास्थनीज और प्लिनी द एल्डर। ठीक है, किसने की थी? बिल्कुल अभी बताया है, ये थे मेगास्थनीज। इन्होंने बताया था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, कि मतलब मौर्य प्रशासन में। 43 क्या कहता है? कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था? कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था? तो दीवानी न्यायालय था, फौजदारी न्यायालय था, राजस्व न्यायालय था, उपयुक्त सभी। ठीक है, उस समय कंटक शोधन तो था दोस्तों, वो फौजदारी न्यायालय था। उस समय 2 प्रकार के न्यायालय थे। ठीक है, न्यायालय थे 2 प्रकार के न्यायालय थे। ठीक, एक एक कौन सा था? दीवानी न्यायालय था, दीवानी न्यायालय। ठीक है, एक था फौजदारी। ठीक है, इसका जो फौजदारी का जो बंदा था वो प्रतिष्ठा कहलाता था। ठीक है, प्रतिष्ठा कहलाता था। और इसका जो न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक कहलाता था, व्यवहारिक। ठीक है, ठीक है। और दीवानी जो
जो न्यायालय था उसका धर्म स्थलीय बोला जाता है, स्थलीय, ठीक है, बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता है? कंटक शोधन, कंटक शोधन, ठीक है, फौजदारी न्यायालय को, ठीक। और व्यवहारिक क्या होता था? उसका न्यायाधीश हुआ करता था। आगे चर्चा करेंगे 44 में। कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। योजनाबद्ध रूप से राजस्व, जिसमें भू राजस्व सम्मिलित संग्रह करना चाहिए। धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या बताने का प्रयास करता है? तो ये करता है, एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा उससे सहेजना चाहिए। एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए, उस राज्य को प्राप्त करने के बाद उसको किस प्रकार से सहेजना है, किस प्रकार से उसको संभाल के रखना है, किस प्रकार से उसका विस्तार करना है, किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं देनी है, नगर व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, उसके प्रशासक, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका वाणिज्य, उसका विभाग, ठीक है, नदी नाले, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आगे चर्चा करेंगे 45 पे। 45 कहता है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है कारण, दूसरा है कारण। अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए हैं, परंतु सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भागों में नहीं पाया गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह देश का भाग उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ ईस्ट उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो ए आर आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर एक ही सही स्पष्टीकरण। भैया जब उसका हिस्सा ही नहीं था तो वहां पे उसके शिलालेख या अभिलेख पाने का कुछ कारण भी नजर नहीं आता। हालांकि अभी तक की जो रिसर्च है, हो सकता है आने वाले समय में एक नई रिसर्च उभर के सामने आ जाए कि वहाँ भी उनको कुछ शिलालेख मिल जाए। खोजें तो होती रहती हैं, ठीक है, वो तो प्रॉपर चलती रहेंगी, लेकिन अभी तक के जो खोजें हैं उसके आधार की बात हो रही है। मौर्य प्रशासकों पर विचार करना है। अशोक, दशरथ, बृहद्रथ और कुणाल, इसमें से किसने उपाधि देवानी प्रिय थी? किसकी उपाधि देवानी प्रिय थी? इसमें दो लोगों ने उपाधि धारण की थी, एक तो अशोक ने और दूसरी दशरथ ने देवानी प्रिय की उपाधि धारण की थी, ठीक है, एक और दो ने, ठीक। अगली चर्चा करेंगे 47 पे। अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय स्तंभ लेख, तृतीय स्तंभ लेख, सप्तम स्तंभ लेख, और इनमें से सभी। अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है, बताइए। अशोक के धम्म का सार द्वितीय स्तंभ लेख में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? द्वितीय स्तंभ लेख में मिलता है, धम्म का सार, ठीक। जिसमें धम्म का सार में, इस मतलब वो खुद से ही पूछता है कि धम्म क्या है, तो वो धम्म की व्याख्या स्वयं ही बताता है। यानी कि धम्म का अर्थ क्या है, उसका सार क्या है, वो उसमें बताने का प्रयास करता है। 48 है, यूनानी और आरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, जैसे अशोक के जितने शिलालेख मिले उसमें 4 भाषाओं का, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और यूनानी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सॉरी, भाषाओं का प्रयोग किया गया है, लिपियों का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है मानसेहरा में, पुष्कलावती में, शहबाजगढ़ी में और कांधार में। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? ये मिलता है कांधार में, सार-ए-कूना में, ठीक है। सार-ए-कूना, कांधार मतलब अफगानिस्तान का सार-ए-कूना क्षेत्र पड़ता है कांधार में, वहाँ पे ये अभिलेख मिला है, ठीक है, द्विभाषी अभिलेख। 49 क्या कहता है? नीचे 2 कथन और कारण दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध युद्ध भड़काया था। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध युद्ध भड़काया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था। दोस्तों ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरे से ये कोरिलेट नहीं होते हैं कि खेमा देखा था इसलिए उन्होंने युद्ध भड़का दिया क्या। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन सही एक का आर कारण जो आ रहा है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। 50, भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुण का बुद्धिमत्तापूर्ण गुण विवेचन किया गया है। बुद्धिमत्तापूर्ण, जो उस समय जो व्यापारिक मार्ग थे, जो मौर्य डायनेस्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जैसे उसमें से एक सबसे बड़ा जो जो बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग था, जो ताम्रलिप्ति से पेशावर तक जाता था या पुष्कलावती तक जाता था, जिसको उत्तरापथ बोलता था। उसी उसी में पाटलिपुत्र, उज्जैन उज्जैन जैसे क्षेत्र पड़ते थे। विवेचना किसने की है? जो मार्ग थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, टॉलमी के भूगोल में, मेगास्थनीज की इंडिका में, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में। किसमें ये तुलना की गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन अभी 39 मिनट में कंप्लीट किए हैं, और 1-2 मिनट हम लोग थोड़ी सी अगर चर्चा कर लें, बात कर लें, ज़्यादा बेहतर है।
मैं फिर से ये एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप सभी लोगों से, जो लोग भी देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे। मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन अच्छे नहीं हैं या फिर क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं है या बहुत हाई है, बहुत लो है, इस प्रकार से, वो भी आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं फीडबैक में। और इसके अलावा जो कंटेंट में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है या फिर कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक? उसके बारे में भी आप लोग हमसे कुछ चर्चा कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग, अगर जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ छोटी-सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरे यार, दोस्तों, मित्रों को, जो फिर जो इस प्रकार की प्रिपरेशन में है या फिर सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन में है, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये सेम प्रकार का प्रॉफिटेबल एक कह सकते हैं कि बिज़नेस होगा। तो ये उनको भी उसी प्रकार से लाभ पहुँचाएगा जिस प्रकार से और दूसरे एग्ज़ाम्स में ये लाभ देगा। हालाँकि वन डे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, लेकिन जो अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर आप यहाँ से रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको प्रत्येक सेक्शन से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों का बहुत मेहरबानी रहेगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 51 है। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और अशोक की मृत्यु। तो ये तो सिंपल सा है। सबसे पहले कलिंग का युद्ध हुआ था, फिर अशोक की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 2 और 4, और फिर कनिष्क का शासनकाल था, यानी कि 1 फिर 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये रहा। इसका आंसर डी होगा, ठीक। आगे है 52, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु और बंगाल। कौन सा उसका क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? ये नहीं था दोस्तों, तमिलनाडु, दक्षिण भारत का तमिलनाडु हिस्सा। 53, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसे कहा जाता था दोस्तों रज्जुक हो गया, युक्त हो गया, अमात्य हो गया, धर्म महापात्र हो गया। तो ये नियुक्ति की गई थी दोस्तों धर्म महापात्रों की। लगभग अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में उसने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। क्या कहती? 14वें वर्ष में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी। और एक झालीमाला करके एक महामात्य थे, झालीमाला करके एक धर्म महामात्य थे। ये स्त्री महामात्य थे, मतलब स्त्रियों की देखभाल और उनकी जरूरतों को पूरा करने का कार्य किया करते थे। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलते हैं 54 पे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? सीता अध्यक्ष किस विभाग से संबंधित थे? ठीक है, कर से, कृषि से, टकसाल से, नौसेना से। सीता अध्यक्ष जिसको बोला जाता था वो किस विभाग के अध्यक्ष होते थे? तो ये होते थे दोस्तों कृषि विभाग से। किससे? कृषि विभाग से संबंधित थे, कृषि विभाग के अध्यक्ष थे ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेदिका। ठीक, वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है। वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष प्रतीक मिलता है, कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पे, बौद्ध केंद्रों से प्राप्त मृतभांडों पर, मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर, गुप्त वंश के ताम्र पत्रों पर। ठीक है, तो ये मिलता है दोस्तों मौर्यकालीन आहत सिक्कों पे। कहाँ मिलता है? मौर्यकालीन जो आहत सिक्के थे, ठीक है, जो चांदी और तांबे के बनाए जाते थे, जिनको हम लोग पंचमार्क सिक्का भी बोला जाता था, उस पे इस प्रकार का अंकन हमें देखने को मिलता है। 56 क्या कहता है? 56 जो स्तूप है, उनको स्तूप को हमको मिलाना है, किसके शासनकाल में क्या स्तूप बने थे। ठीक है, सांची स्तूप, ठीक है, अशोक के शासनकाल से संबंधित है। पुरुषपुर का पैगोडा, ठीक है, पुरुषपुर का पैगोडा किसने बनवाया था? कनिष्क ने। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी शासक खारवेल से संबंधित है। और सिंधकोटा अभिलेख किससे संबंधित है? ये अभिलेख संबंधित है मेनांडर थे। ठीक है, जो हिंद यवन शासक था मेनांडर, उससे संबंधित है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। आगे है 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? सारनाथ सिंह, धौली रहित
और मथुरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति और रामपुरवा वृषभ, ठीक है। जो मौर्य काल से संबंधित नहीं है, तो मौर्य काल से संबंधित क्या है? मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। ये दोस्तों कहाँ से? कनिष्क के शासन काल की बात हो रही है, ठीक है। कनिष्क कनिष्क के शासन काल में ही, मतलब कुषाणों के शासन काल के समय में ही बुद्ध की जो मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई थी और गांधार कला और मथुरा कला में बननी प्रारंभ हुई थी। हालांकि कहीं कहीं मथुरा कला को माना जाता है कि मथुरा कला में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनी थी। कोई कोई इतिहासकार गांधार को मानते हैं, ठीक। निम्नलिखित लिपियों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित लिपियों पर विचार करना है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक लिपि, ठीक है। ये 4 प्रकार की लिपियां हैं। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां कौन सी हैं? ठीक है, ये दोस्तों चारों की चारों लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं। 4 की चारों लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 59 क्या कहता है? गुप्तचरों के प्रकार है और उनके कार्य की प्रकृति है, उसके बारे में चर्चा की गई है, तो हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। गूढ़ पुरुष क्या था? गूढ़ पुरुष होता था गुप्त पुरुष, ठीक है, गुप्त दूत, ठीक है। किसको हम लोग बोलते थे? गूढ़ पुरुष, उसको बोलते थे गुप्त दूत। संस्था क्या होता था? संस्था होता एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे रह के गुप्तचर का कार्य करना, यानी कि स्थिर गुप्तचर। और संचार क्या होता था? जगह जगह घूम घूम के, या भ्रमणशील गुप्तचर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और रूपजीवा किसको बोला जाता था? गणिकाओं को, ठीक है। तो डी का 1, डी का 1, ए का 3, डी का 1, ए का 3, बी का 4, डी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2, सी का 2, ठीक है। आंसर इसका 59 का सी। 60 है, ठीक है। अपने समकालीनों को उपहार देने वाले शासक हैं, उनको हमको सुमेलित करना है। ये है उपहार देने वाले शासक और ये है उपहार, ठीक। तो मिला लेते हैं। सेंडोकोट्स ने, सेंडोकोट्स का मतलब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिए थे दोस्तों? 500 हाथी दिए थे। जब सेल्यूकस को इन्होंने हरा दिया था तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको दिए थे और उन्होंने इनको 4 राज्य दिए थे, जिसमें एरेना एक राज्य था, ठीक है। इसमें काबुल, कांधार, हेरात और माकरान तट थे, ठीक है। 4 माकरान क्षेत्र थे जो उन्होंने सेल्यूकस ने इनको दिया था। इसमें एक एरियाना था। सेल्यूकस ने किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना मतलब हेरात है, ठीक है। और अम्भी, अम्भी ये संबंधित है। और एंटीओकस मीठी मदिरा और सुखा है, ठीक। तो ए का 4 है। समकालीनों को उपहार देने वाले राजा, ठीक है, ठीक है। ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1, ठीक है। इसका 60 का आंसर सी होगा। आगे है 61। 14 जो सही सुमेलित करना है, सही युग्म सुमेलित करना है, उस पर चर्चा करेंगे। 14 प्रमुख शिलालेख धम्म के विभिन्न सिद्धांत, 7 स्तंभ लेख शिलालेखों के परिशिष्ट, भ्राभु अभिलेख अशोक का नवीन शासन और बारबर गुफा अभिलेख अशोक की सहिष्णुता, ठीक। तो सही सुमेलित नहीं, तो सही सुमेलित कौन सा है? भाब्रू शिलालेख सही सुमेलित नहीं है। कारण क्या है? ये अशोक के नवीन शासन की चर्चा नहीं करता है। भाब्रू शिलालेख में क्या बात हुई है? भाब्रू शिलालेख में बात की गई है जो अशोक जो बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास जताता है, तो अशोक उसको स्वीकार करता है और उसकी चर्चा वो उसमें भाब्रू शिलालेख में करता है। कहाँ पे? भाब्रू शिलालेख विराटनगर, राजस्थान। 62 निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे। लोहे का अत्यधिक प्रयोग हो गया, हाथ सिक्कों का बाहुल्य हो गया, उत्तरकालीन पलेश्वर मृदुभांडों की प्रचुरता हो गई, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हो गया और वलय कूपों का प्रयोग। तो दोस्तों मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के सारे के सारे ही पार्ट थे, यानी कि इसका आंसर होगा डी। 1 2 3 4 5। मतलब बड़ा टफ हो जाता है कि कंटिन्यूअसली 1 डेढ़ घंटा मतलब तेजी से बोलना, तो समस्याएं बहुत हैं। बारबरा समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण उत्कीर्ण नहीं है? बारबरा की किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो कर्ण चौपड़ की गुफा, सुदामा की गुफा, विश्व झोपड़ी की गुफा। देखो ये तीनों गुफाएं दोस्तों अशोक के शासनकाल में बनी है, तीनों गुफाएं, ठीक है। और लोमस ऋषि की गुफा जो बनाई है वो दशरथ के शासनकाल में बनी है, तो इस पे कोई शिलालेख नहीं है। एक ये गोपी गुफा भी इनके बन, गोपी गुफा भी है, गोपी गुफा भी है। एक एक बदहित करके कोई गुफा है, ये भी उसी के शासनकाल में बनी हुई है, दशरथ के शासनकाल में। किसने बनाई थी ये दोनों ही? दशरथ के समय में।
ठीक है, दशरथ के समय में नागार्जुनी पहाड़ी पे बनाई गई थी नागार्जुनी गुफा, या नागार्जुनी पहाड़ी पे बनाई गई थी लोमस ऋषि की गुफा, गोपी गुफा। ठीक है, दशरथ शासक था, इन्होंने देवना प्रिय की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, और ये गुफाएं बनाई गई थी आजीविकों के लिए, और लोमस ऋषि की गुफा में किसी प्रकार का अभिलेख नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य की बात करता है? धार्मिक सामंजस्य मतलब भैया जो आजकल की सरकारें नहीं करती हैं। धार्मिक सामंजस्य की बात अशोक के देखिए इम्पोर्टेंस क्या है ना, उस समय धार्मिक सामंजस्य उस समय की बात की गई, जैसे बौद्ध भी और जैनिज़्म भी और उस समय ब्राह्मण धर्म भी व्याप्त था। तो उसने ये चर्चा की है कि सभी धर्मों का समान स्वरूप है, सभी के रास्ते अलग-अलग, भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबको एक शांति के मार्ग पे ही चलना है, तो कोई एक-दूसरे की बुराई ना करे, यानी कि सभी धर्म अपने-अपने जो धर्मों का सही से पालन करें, और कोई धर्म अनन्यास ही एक-दूसरे का हेट ना करे या बुराई ना करे। द्वितीय शिलालेख, 12वाँ शिलालेख, 13वाँ शिलालेख और 10वाँ शिलालेख, ये है 12वाँ शिलालेख। अब समस्या क्या है ना, आजकल के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो सरकारें चला रहे हैं, वो हैं अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, उन्होंने कभी ये पढ़े भी नहीं होंगे इतिहास। अगर शायद हो सकता है इतिहास अगर पढ़ लिए होते 12वां शिलालेख तो हो सकता है उनको थोड़ी-सी अकल आ जाती, या वो समझदार हो जाते, या वो बेहतर हो सकते, बेहतर इंसान बन सकते थे। देखिए, आप बेहतर तब बन सकते हैं जब आप वैचारिक रूप से बेहतर हो। ठीक है? कोई धर्म आपको बेहतर नहीं बना सकता, कोई जाति आपको बेहतर नहीं बना सकती। ये सब आपके अंदर अहंकार पैदा कर सकते हैं। ठीक है? ये जातियाँ आपके अंदर अहंकार पैदा कर सकती हैं, धर्म आपके अंदर अहंकार पैदा कर सकता है, लेकिन ये आपको बेहतर नहीं बना सकते हैं। ठीक है? आपको चीज़ें बेहतर आपके खुद के विचार किस प्रकार के हैं, समाज में जो समाज की जो स्थिति परिस्थिति है, आप अपने विचारों के आधार पे, अपनी तर्क शक्ति के आधार पे उसको किस प्रकार से देखते हैं, ठीक? तो यहाँ से आदमी बहुत बेहतर बनता है, और धीरे-धीरे करके और बेहतर बनता चला जाता है। तो बात वही है, समझदार हैं आप लोग तो समझ ही गए होंगे। किस अभिलेख में अशोक ने कहा सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो, सभी संप्रदाय के सारत्व की वृद्धि हो, ठीक है? सभी संप्रदाय के सारत्व की वृद्धि हो, 10वां, 6वां, 5वां शिलालेख और 12वां, सेम सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदली गई है तो 12वां शिलालेख है, ठीक है? मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? ठीक है, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष और चारागाहों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? ये होता था टकसाल का अध्यक्ष, ठीक है? क्या होता था? टकसाल विभाग का, टकसाल का ये अध्यक्ष होता था। क्या हुआ? कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये द्वारा की गई थी हर्ष के द्वारा, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा और समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना? अशोक के द्वारा। जो कल्हड़ की राज तरंगणी है, कल्हड़ की जो राज तरंगणी है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर जो है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूपदर्शक, बांट इंस्पेक्टर, मुद्रा इंस्पेक्टर, खदान इंस्पेक्टर, वन इंस्पेक्टर। ठीक है, रूपदर्शक संबंधित है दोस्तों मुद्रा इंस्पेक्टर से। किससे? मुद्रा इंस्पेक्टर से। और जैसे कौटिल्य है, जैसे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मुद्रा जालसाजी को रोकने के लिए एक कुटारूपंक कुटा कुटारोपकार शब्द का यूज हुआ। ये क्या होता था? मुद्रा जालसाज हुआ करता था। ठीक है, कुटारूपकार कौन होते थे दोस्तों? ये मुद्रा जालसाज हुआ थे, ये नकली मुद्राएं नकली मुद्राएं ये लोग बनाते थे। तो कौटिल्य ने इसमें जिक्र किया है, कौटिल्य ने इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो इसका काम क्या था? रूपदर्शक का जो मुद्रा इंस्पेक्टर होता था, जो मुद्राओं की जांच करना वो नकली है कि असली है। ठीक, तो मुद्रा जालसाजी का जिक्र किसने किया? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। 69 है, सूची 1 की मिलान सूची 2 से करना है, दोनों को हमको मिला लेना है, फटाफट मिला लेते हैं। अशोक स्तंभ सांड वाली राजधानी है रामपुरवा। अशोक स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। लोमस ऋषि की गुफा है बारबर पहाड़ी। छिद्रयुक्त तारकूप क्या है? रोपड़। ठीक, तो
सी का 1, डी का 2, सी का 1, डी का 2, ये ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आ जाइए 70 पे। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्यों? अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है, लेकिन क्यों? ठीक है, तो जवाब सामने है। राज्य की भाषा थी, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी और उस समय की एकमात्र ज्ञान भाषा थी। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से सिर्फ एक सही है, वो एक सही है, अधिकांश लोगों द्वारा ये बोली और समझी जाती थी। यानी एक सामान्य भाषा थी, ये अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती थी, तो इसलिए अशोक के जो अधिकांश लेख है वो प्राकृत भाषा में है। 71 अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद कैसे भी संकट के भाव से उद्विग्न मतलब क्रोधित नहीं होते थे या उत्तेजित नहीं होते थे और उत्पीड़क नहीं होते थे। यह वक्तव्य किसका है? ठीक है, इस वक्तव्य में कहने का मतलब है, जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध के दौरान एक जो सेनाएं होती थी एक दूसरे के जो क्षेत्र को जो खेती वाले क्षेत्र थे, जो भूमि क्षेत्र थे जिसपे एग्रीकल्चर लैंड थी, जिसपे फसल खड़ी हुई होती थी, वहाँ पे किसी प्रकार का उत्पात नहीं मचाते थे, उसको नष्ट नहीं करते थे। वेन ने, हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, फाहियान ने। किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों मेगास्थनीज ने। मौर्य डायनेस्टी की बात हो रही है। 72 निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम मिलता है? निम्नलिखित में से अशोक का नाम कहाँ मिलता है? अशोक का नाम मिलता है नेट्टूर अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो ये अभिलेख मिलता है, एक तो अशोक का नेट्टूर अभिलेख हो गया, दूसरा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख होता है। ठीक है, ए और सी यानी कि 1 और 3, 2 और 4 यानी कि 1 और 3, इसका जवाब होगा बी। 73 अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित जो उसके अंदर जो भावना आती है? धौली और जौगढ़ से, शहबाजगढ़ी और सोपरा से, मास्की और भाबरू से, मास्की और भाबरू शिलालेख से, मान सेहरार से और गिरनार से। कहाँ से प्रकट होता है दोस्तों? ये प्रकट होता है धौली और जौगढ़ से। कहाँ से प्रकट होता है दोस्तों? ये धौली और जौगढ़ से प्रकट होता है। धौली ये पृथक कलिंग शिलालेख है। धौली का जो मतलब है तौसली से है, तौसली। ठीक है, तौसली का मतलब है कलिंग। ठीक है, वहीं जौगढ़ का संबंध है समापा से। ठीक है, समापा क्षेत्र से संबंधित। तो दोनों ही क्षेत्र कहाँ थे? कलिंग में, यानी कि उड़ीसा। कलिंग और उड़ीसा। ठीक, कहीं कहीं आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जौगढ़ का मतलब हो, जौगढ़ का संबंध किस क्षेत्र से था? तो समापा। हालांकि दोनों ही क्षेत्र थे, लेकिन स्पेसिफाइड जो क्षेत्र था वो था समापा। ठीक है, 75 4 का है अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किस शिलालेख में? बहुत फेमस क्वेश्चन है, हजारों बार आ चुका है। 9वें, 11वें, 13वें, 12वें। ठीक है, तो ये 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख है। किसमें? 13वें शिलालेख में। 75 है अशोक के किस शिलालेख में युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं। धौली, जौगढ़, शहबाजगढ़ी और सोपरा, मास्की और भाबरू और मानसेरा और गिरनार। ठीक है, तो ये बात होती है धौली और जौगढ़ में। ठीक है, धौली और जौगढ़ कलिंग में, जो पृथक शिलालेख माना जाता है एक तरीके से। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में? अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत, पाली, खरोष्टी और संस्कृत। किस भाषा में? तो दोस्तों ये भाषा में प्राकृत। प्राकृत भाषा में इसलिए कि सामान्य लोगों की भाषा थी, आमतौर पे बोली जाती थी, सामान्य जनता द्वारा बोली जाती थी, तो इजिली अंडरस्टूड थी। ठीक है, बहुत इजिली उसको समझा जा सकता था। 77 बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो विद्रोह हुआ था दोस्तों तक्षशिला, उज्जैनी में, पुष्कलावती में, तक्षशिला में और राजगृह में। कहाँ पे विद्रोह हुआ था दोस्तों? विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। ठीक है, और अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, और जब ये अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, तो अशोक कहाँ के प्रशासक थे? अशोक उज्जैनी के प्रशासक थे। कहाँ के प्रशासक थे? उज्जैनी के प्रशासक थे। 78 है अशोक ने कहाँ पर चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सती पुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? धर्मवीर यादव। ठीक, स्वागत है आपका यादव जी। तो 78 अशोक ने कहाँ पर चोल, पांड्य, केरल और सतीय पुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया? शिलालेख सेकंड, शिलालेख 13, स्तंभलेख दूसरा और लघु शिलालेख।
तो किसमें उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये शिलालेख सेकंड है। सेकंड शिलालेख में अशोक ने 78 सेकंड शिलालेख में अपने जो क्या बोलते हैं, जो जितनी ये शक्तियां थी, केरल हो गया, चोल, पांड्य, केरल और सत्य पुत्रों का उल्लेख शिलालेख सेकंड में किया है। क्वेश्चन कौन सा था? 78। धर्मवीर। ठीक है, शिलालेख सेकंड। 79 है, निम्नलिखित में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा या चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख किया गया है? मैं यहाँ आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे ये जो चंद्रगुप्त परिषद का जो बात की गई है, स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त सभा या चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है, उसमें जैसे इसी इसी सेशन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कौटिल्य चंद्रगुप्त को ये सलाह देते हैं या फिर शासक को ये सलाह देते हैं कि राजा को मंत्रियों से परस्पर सलाह लेनी चाहिए। क्या मंत्रियों से परस्पर सलाह लेनी चाहिए, और बगैर एक व्यक्ति मतलब शासक अकेले पहिया नहीं खींच सकता प्रशासन का। तो उसी उसी चीज से, और इसके अलावा उसी चीज से इस चीज का अंदाजा लगाया था कि उस समय कोई मंत्रिपरिषद रही होगी या उस समय कोई मंत्रिपरिषद थी। कहाँ से अंदाजा लगता है? अर्थशास्त्र से। ठीक। अच्छा, कोई कोई फिलहाल ये जो आयोग ने अर्थशास्त्र माना है, तो हम लोग अर्थशास्त्र पे ही चर्चा करेंगे। ठीक। मतलब स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया, मतलब घुमा फिरा के टेढ़ी मेढ़ी बातें की गई हैं, तो उसमें स्पष्ट नहीं है कि उस समय मतलब चंद्रगुप्त की जो मंत्री परिषद थी उसको चंद्रगुप्त सभा बोला जाता था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 80 पे। निम्नलिखित में से किनमें उन राजकीय अन्नागारों का उल्लेख किया गया है जिनकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्ष की विपत्ति से निपटने में के लिए की गई थी? रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़, स्तंभ अभिलेख, गिरनार, जौगढ़ शिलालेख, मास्की, बैराट लघु शिलालेख, और फिर लास्ट में सोगोरा व महास्थानगढ़ फलक शिलालेख। ठीक, तो ये है कहाँ पे? डी। ठीक है, सैगोरा जैसे आप लोगों का महास्थानगढ़ पड़ता है, जो आजकल का जो बंगाल है, ठीक है, बांग्लादेश है, महास्थानगढ़ वहां पड़ता है। सैगोरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। 81 पे आते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, अलग अलग सूत्र दिए गए हैं, और जो अलग अलग जो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अलग अलग जो स्रोत है, उनके जो है वक्तव्य दिए गए हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो सूची एक में स्रोत है और ये सामने वक्तव्य दिए हैं। तो यूनानी सूत्र क्या मानते हैं उनको? जैन सूत्र क्या मानते हैं? बौद्ध सूत्र क्या मानते हैं? ब्राह्मण सूत्र क्या मानते हैं? तो BOD 80 का डी। हाँ, 80 का डी, ठीक है। तो बौद्ध सूत्र तो उसके क्षत्रिय प्रमुख मानते हैं, ठीक है। ब्राह्मण सूत्र उसे शूद्र मानते हैं, ठीक है। और जैन सूत्र एक ग्राम के मुखिया की दुहिता का पुत्र था, ठीक है। ये इसको ये मानते हैं और यूनानी इसको ये मानते हैं, यानी कि ए का फर्स्ट है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 3 है। तो 81 का होगा सी। ठीक। 82 है, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके एक अभिलेख में उल्लिखित है? जो रानियां थी, ठीक है। कारुवाकी हो गया, तिच्छरक्षिता हो गया, महादेवी और कुमार देवी हो गया, कुमार देवी हो गया। तो ये था 81 का सी, ये है कारुवाकी, ठीक है। कौन है? कारुवाकी, ठीक है। जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है, क्या है? कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है, कौशाम्बी, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, ठीक है। लघु स्तंभ लेख में, ठीक है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है, रानी का अभिलेख। इसमें इसका उल्लेख किया गया। इसके अलावा इसके एक पुत्र जो तीवर है उसका भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के एक पुत्र तीवर का उल्लेख भी इसमें मिलता है। 83, निम्नलिखित विदेशी राजाओं में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? जो जो विदेशी राजा थे उस समय, कौन अशोक का उस समय समकालीन नहीं था? एंटीओकस, थियोस, टॉलमी फिलाडेल्फस, मगस और डेरियस द्वितीय, ठीक है। कौन उस समय अशोक का समकालीन नहीं था? तो अशोक का समकालीन कौन नहीं था? ठीक है, अशोक का समकालीन नहीं था डेरियस। डेरियस कौन था? एक डेरियस सेकंड कौन था? फारसी शासक था। कौन था? फारसी शासक था, डेरियस सेकंड। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में? ये प्राकृत, पाली, खरोष्टी और संस्कृत। ये दोस्तों किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है,
ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ जो प्राकृत 83 का डी, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल इसलिए अधिक किया गया है क्योंकि 83 का डी, ठीक है, इसलिए ज़्यादा किया गया कि सामान्य बोलचाल की भाषा थी। 85 पे आते हैं। 85 क्या कहता है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख किया गया? तीर्थ का मतलब वहाँ पे विभागों का, विभागों से, ठीक है। 16, 6, 18, 15 कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया है? 84 का, 84 का 1, ठीक है, 85 का सी है, ठीक है, 85 का सी है, 84 का 1 है, ठीक है, हाँ। 85 का सी है, 86 है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? 85 का सी, हाँ ठीक है, 85 का सी, 18 बिल्कुल ठीक है, 84 का 1 है, बिल्कुल ठीक से धर्म, 85 का सी। 86 है, किसने अपने ग्रंथों में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, पढ़नी और पतंजलि, ठीक है। तो ये संदर्भित किया कौटिल्य ने, मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि एक जो मुद्रा जालशास्त्र है जिसको कुटा रूपकार बोला जाता था, किसको? कुटा 86 का एक कुटा रूपकार बोला जाता था, ये क्या था? मुद्रा जालशास्त्र थे। तो इनके लिए जो गंभीर उस समय के दंड का विधान किया गया था, किस उपनिषद में यज्ञवाल्क्य को मैत्रेय का, ये कहाँ से आ गया? मैत्रेय का दार्शनिक संवाद मिलता है, चलो पढ़ ही लेते हैं, आ गया तो। बृहदारण्यक उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, किस यज्ञवाल्क्य और मैत्रेय का दार्शनिक संवाद मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या अर्थ था? मौर्यों के समय में समाहर्ता का क्या अर्थ था और क्या उसका कार्य था? वह एक सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रह करता था। तो दोस्तों वह था राजस्व संग्रह करता। क्या था? राजस्व संग्रह करता था, राजस्व का वो संग्रह करता था, ठीक है। 89 क्या कहता है? पौतवाध्यक्ष का प्रभारी क्या था? पौतवाध्यक्ष प्रभारी किसका अधिकारी था? मतलब किस विभाग को वो देखता था, ठीक है, किस विभाग उसका अंडर सर्विलेंस रहता था? धार्मिक क्रियाकलापों का, तौलमान का, नौकाओं का, शिशु कल्याण का, ठीक है, वो किसका था? तौलमाप का था, ठीक है, तौलमान, ठीक है, तौलमाप, मेजरमेंट। 90 निम्नलिखित में कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक द्वारा किए जाते थे? जो अशोक के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया गया था रज्जुक, उसके द्वारा किए जाते थे कार्य, वो थे राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य और सैन्य कार्य। राजस्व, न्यायिक, धार्मिक, सैन्य कार्य, ठीक है। कौन से कार्य किए जाते थे? तो ये किए जाते थे दोस्तों न्यायिक, राजस्व कार्य। प्रारंभिक तौर पे जो रज्जुक का मुख्य कार्य था वो राजस्व, राजस्व से संबंधित था, राजस्व कार्य थे। परंतु उसके बाद के समय में, मतलब उसके बाद कुछ समय बाद उसको न्यायिक कार्य भी पकड़ा दिए गए थे। क्या? उसको न्यायिक कार्य भी प्रदान कर दिया गया था। चूंकि 4 ही ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन में चूंकि पहले उसके पास राजस्व था, तो इसलिए हम लोगों को राजस्व लगाया। अगर ये दोनों ही दे दिया जाए, मतलब ऑप्शन में अगर ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर में दोनों दिए और ये दोनों लिखे हो, तो दोनों ए और बी कर सकते हैं आप लोग, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों नहीं दिए हुए हैं, तो फिर एक को ही हमको चुनना पड़ेगा, तो हम राजस्व भी चुनेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ मिलता है? वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ मिलता है रामनाथ, रामपुरवा, संकेश्वर और सांची। तो मिलता है रामपुरवा में, ठीक है, बी। किसका आंसर बी माना है? 90 का बी, 90 का बी, 90 का बी कह रहे हो अभिनव? अभिनव 90 का भी मैं इसको फिर से बता देता हूँ। 90 का जैसे रजुक थे, रजुक का जो प्रारंभिक कार्य था, उसका प्रारंभिक कार्य था राजस्व से संबंधित था, राजस्व इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करके उसको फिर राजकोष में जमा करवाना। उसका प्रारंभिक कार्य क्या था? राजस्व कार्य को संभालना था। पहले उसके पास यही डिपार्टमेंट था कि उसको राजस्व कार्य देखने हैं, लेकिन उसके बाद उसको न्यायिक कार्य भी दे दिए गए थे। क्या? उसके बाद उसको न्यायिक कार्य भी दे दिए गए थे, तो उसका जो सबसे पहला कार्य ही तो हम पहले मानेंगे, यानी कि जो सबसे पहला कार्य उसको क्या मिला हुआ था? राजस्व। उसके बाद उसको न्यायिक कार्य बाद में दिए गए, तो यहाँ पे आंसर राजस्व हो ही होगा 90 का, ठीक। 92 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे, फिर से वही क्वेश्चन, राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य और सैन्य कार्य। फिर से वही आंसर लगेगा राजस्व कार्य 92 का, ठीक। कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख है, ठीक है। हाँ, नाइन नहीं
एग्ज़ाम में बी माना है, एग्ज़ाम में बी माना है तो मेरे ख़्याल से वो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं माना है। कारण क्या है जो रज्जुक के जो मैंने बताया ना रज्जुक का जो सबसे प्रारंभिक कार्य जो दिए गए थे, ठीक है? जो उसको हैंडल करना था उसके हाथ में पहले राजस्व कार्य ही थे। बाद में उसके शक्तियों में वृद्धि करते हुए उसे न्याय के कार्य भी पकड़ा दिए, ठीक है? तो उसको न्यायिक कार्य भी पकड़ा दिए गए। तो बहुत से जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आप पीसीएस के पुराने एग्ज़ाम्स में देखेंगे यूपीएससी के, तो उसमें ये ही माना है, राजस्व कार्य ही माना है, न्यायिक नहीं माना गया है। ठीक? हैं दोनों चूँकि अब जो अगर इस प्रकार से हम गणना करेंगे, जो पहले चीज़ हुई है, तो उसी को तो प्रायोरिटी हम देंगे। बाद की चीज़ों को मिली हुई थोड़ी ना देंगे, क्योंकि आयोग ने भी इसका ए ही माना है, राजस्व माना है, तो मैं भी उसको वही लेके चलूँगा। तो मुझे भी लगता है तुम्हें भी उसको यही लेके चलना चाहिए। आगे आते हैं 93 पे कहाँ से प्राप्त अपने लेखों में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है? केवल मास्की एवं गुर्जरा में, धौली एवं रूपनाथ में, नेट्टूर, उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा में, कंदहार, बैराक, एरागोडी एवं मास्की में। तो ये मिलता है नेट्टूर, उद्गोलम, मास्की और गुर्जरा में, ठीक है? इसका आंसर होगा सी। 93 का आंसर सी होगा, ठीक है? धर्मवीर 93 का आंसर ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। 94 पे आते हैं निम्नलिखित राजाओं तथा उनके समकालीन प्रांतपतियों को हमको सुमेलित करना है। जो राजा थे उनके समकालीन प्रांतपति थे, उनको सुमेलित करना है। अरे यार लेकिन इसमें राजा तो दिए ही नहीं है। राजा नहीं दिए हुए, चलो राजा हम लोग खुद लिख लेते हैं। अगर जिसको जानकारी हो बताते जाइएगा। हो सकता है मैं कहीं हो सकता है गलती कर बैठूँ, तो आप लोग भी सुधार सकते हैं उसमें। ये कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पुष्यगुप्त वैसे थे, चंद्रगुप्त मौर्य और इन्हीं के समय में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था गिरनार में। तूफास किसके समय में थे? अशोक में। अशोक के समय में। तूफास अशोक के समय में इन्होंने जो गिरनार का एक तरीके से जो थोड़ा बहुत टूट फूट गया था, तो उसकी इन्होंने मरम्मत करवाई थी। और सुविशाख किसके समय में थे? रुद्रदमन के समय में थे। जो रुद्र दमन के समय में थे, कौन थे? ये शक शासक थे। फिर प्रणदत्त किसके समय में थे? स्कंदगुप्त के समय में। अच्छा एक चीज और है, पर्णदत्त की जगह अगर चक्रपालित आपको मिल जाए, ठीक है? पर्णदत्त की जगह अगर आपको चक्रपालित मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? चक्रपालित भी सही आंसर होगा। पालित ने उसमें सहयोग की भूमिका का निर्वाह किया था, ठीक है? पर्णदत्त वहाँ के प्रशासक थे, ये शायद उप प्रशासक थे, उसके पुत्र थे। रुद्र, 4 रुद्र, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मिल ही नहीं रहा है ऐसे तो। चलो ठीक है, पता तो है ना? जी पिता पुत्र थे। ठीक है, पता तो है ना? चलिए छोड़िए इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप नहीं करना है। जो कुछ हमें जानकारी मिलनी थी, उस जानकारी को हम लोग ले चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप नहीं करना है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 95 अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है। अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर क्या उत्कीर्ण मिलता है? सिंह, हाथी, सिंह, अश्व, हाथी, बैल, सिंह, अश्व, गैंडा, बैल, अश्व, गैंडा, हाथी, बैल, सिंह, अश्व, गैंडा, तथा हाथी। क्या मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है सिंह, अश्व, हाथी और बैल। सिंह, अश्व, हाथी और बैल। 96 वेदों को क्या कहा जाता था? अरे यार, स्मृति, श्रुति, वेदांत और वेदांग। वेदों को क्या कहा जाता था? वेदों को कहा जाता था श्रुति, ठीक है? श्रुति मतलब सुना हुआ। सुनने के द्वारा मतलब सुनने की परंपरा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ठीक है? 96 का बी। 97 युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ? वर्मन, गविष्टि, बलि और वज्र, ठीक है? गविष्टि का प्रयोग हुआ, गविष्टि। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैदिक सभ्यता की जब बात हुई थी उसमें मैंने कहा कहा कि जो जो ऋग्वेदिक सभ्यता थी, प्रारंभिक ऋग्वेदिक सभ्यता थी, वो क्या पूरी तरीके से पशुपालक सभ्यता थी। और पशुपालक सभ्यता में क्या होता है? पशु ही उसके मूलधन हुआ करते थे। मूलधन उनका पशु ही हुआ करते थे। तो इस वजह से पशुओं के लिए युद्ध हुआ करते थे, और एक पणि पणि नाम के एक वर्ग हुआ करता था, वो क्या करता था? व्यापार भी करता था और लूट-पाट भी मचा लेता था। तो अपने वो व्यापार को बढ़ाने के लिए जो इनकी गाय-भैंसें थी वो लूट लेता था, ठीक है? गाय लूट के ले जाता था, तो उसके लिए इनको युद्ध करना पड़ता था पणियों को।
और कई बार इंद्र ने परियों को पराजित भी किया है, तो इसलिए गाय के लिए युद्ध करने को गवष्टि बोल दिया गया है। ठीक। 98 है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? ठीक, बैल, ठीक है, गाय। देखिए कुछ 2-4 क्वेश्चन डाल दिए उसने, आपको समझ में नहीं आया होगा, कम पड़ गए होंगे तो। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ठीक है, दहेज, वधूमूल, विधवा विवाह और बाल विवाह। ठीक है, ये कौन सी प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह उस समय प्रचलित नहीं था। 100 है। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति और मारुत। तो दोस्तों इंद्र को 98 का सी, इंद्र को जाना जाता है पुरंदर नाम से। ठीक है, 98 का सी, ठीक है, पुरंदर नाम से जाना जाता है। 99 का डी, 100 का बी, बिल्कुल ठीक है। और 100 का बी हो गया, और ये यहाँ पे लेक्चर भी समाप्त हो गया दोस्तों। अ, अ, धर्मवीर, आप शायद पहली बार आए हैं, तो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अब आप भी एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? खैर दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं ख़त्म होता है, और जैसा कि हमने कहा है कि हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और इससे पहले 6 बजे, अभिनव अगर समय हो तो 6 बजे भी आ जाया करना। 6 बजे लेक्चर हुआ था, द्वितीय नगरीकरण से जुड़ा हुआ लेक्चर था। और तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, कल जुड़ना चाहते हैं, कल फिर 2 लेक्चर होंगे, एक 6 बजे होगा, और थैंक यू से एक 6 बजे होगा और एक 10 बजे होगा। 6 बजे जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा मौर्योत्तर काल की बात होगी, और जो फिर 10 बजे लेक्चर होगा वो फिर गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे हम लोग। तो कोशिश करेंगे जो एलटी का जो पेपर है, एलटी के पेपर से पहले आपका एंशिएंट खत्म हो जाए। मे बी खत्म ही हो जाएगा। ठीक। और देखिए, जिन लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, या फिर और भी चीज़ें हों, अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, दूसरे लोगों तक भी शेयर करेंगे, तो आप लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी हम लोग मौजूद हैं। किसी प्रकार की अगर आपको चैट करनी है तो चैट कर सकते हैं, क्वेरी है तो क्वेरी हो आपको कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोचिंग के रिगार्डिंग, या फिर इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए उसके रिगार्डिंग आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। और चूँकि अब हाल-फिलहाल में एलटी के अलावा कोई और पेपर नज़र नहीं आ रहा है, टीजीटी, पीजीटी वगैरह का। देखिए कब कराते हैं, और बस यही है, आप लोग शेयर कीजिए और क्या। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों और दूसरे जो प्रिपरेशन करने वाले उन छात्रों को भी पहुँचाइए, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन मौर्य डायनेस्टी से जुड़े हुए जो 100 क्वेश्चन हैं, मैं डेफ़िनेटली आपको बता रहा हूँ कि बहुत आपको लाभ मिलेगा इन क्वेश्चन से। कुछ बेसिक क्वेश्चन को मैंने देखिए, हर क्वेश्चन शामिल नहीं कर सकते ना, इसी तरीके से 200-250 क्वेश्चन बन जाएँगे। लेकिन जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में समझ लो जो मौर्य डायनेस्टी से जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें से लगभग 98% हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया, 2% जो छोटा-मोटा हिस्सा है। सर रज्जुक वाला देखिएगा, मैं घर पर हूँ, यहाँ कोई बुक ना होने के कारण नहीं देख पा रहा हूँ। न्यायिक कार्य माना है शायद। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ अभिनव, ठीक है, बुक बुक नहीं, जैसे जो पुराने पेपर्स हैं ना, पुराने पेपर्स में जैसे कि जीआईसी वगैरह में भी पूछा गया है, जीआईसी लेक्चर वगैरह में भी, तो उसमें भी उसको ही माना गया है, राजस्व कार्य को ही पहला जो आंसर माना गया है, न्यायिक कार्य नहीं माना गया है। राजस्व अगर नहीं है तो, राजस्व अगर ना होने की उपस्थिति में न्यायिक कार्य उसको माना गया है। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा-सा डीप में भी पढ़ा था, जो केसी श्रीवास्तव की बुक है, उसमें भी मैंने देखा था इसको। मैंने कहा देखूँ कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है। प्रारंभिक तौर पे उसको राजस्व कार्य ही सौंपे गए थे, रज्जुक का कार्य, जैसे रज्जुक क्या था ना, एक तरीके से वो अ अ, एक डीएम की पोज़ीशन थी, मान के चलिए, एक उसको डीएम की पोज़ीशन तरीके से मिली हुई थी। तो वो उसका कार्य प्रारंभिक तौर पर उसकी जो राजस्व कार्य ही उसके पास थे, बाद में उसको न्यायिक कार्य उसको सौंपे गए, मतलब न्यायिक कार्य भी उसमें ऐड कर दिए गए। क्वेश्चन थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन
अगर पूरा उस पे देखा जाए तो हर जो बुक में ये दिया गया है, पहले उसके पास राजस्व कार्य थे, फिर उसको न्यायिक कार्य भी सौंप दिए गए। तो भाई जो न्यायिक कार्य अगर बाद में सौंपे गए तो राजस्व कार्य ही सही होगा होना चाहिए। और कई सारे जो पेपर्स हैं उसमें राजस्व कार्य ही सही माना गया है। हो सकता है इक्का-दुक्का में न्यायिक कार्य सही मान लिया गया हो। लेकिन अभी तक जो मैंने देखे थे 2-3 जे कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई 2-4 बार का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें राज्यसभा ही माना गया है। तो इसलिए मैंने जहाँ जहाँ पे भैया देखो जो आयोग मानता है हमको वो मानना है। हम लोगों को क्या है ना आयोग के हिसाब से चलना है, ठीक है? हाँ, बुक के हिसाब से भी मेरे पास रुको शायद एक किताब पड़ी हुई है किताब क्या पड़ी हुई है पुराने पेपर पड़े हुए हैं। अ, देखता हूँ 1 सेकंड बस 2 मिनट रुको ज़रा अभी पता चल जाएगा। जैसे यूपी टेट मैं बताता हूँ यूपी टेट 2016 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें राज्यसभा न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य और सैन्य कार्य। तो इसमें आंसर दोनों को माना गया है, मतलब ए और बी दोनों को माना माना गया है, न्यायिक और राजस्व कार्य दोनों माना गया है। अब ये हो सकता है कि जो उस समय जब ये पूछा गया हो तो दोनों आंसर हो, तो दोनों आंसर को ये क्वेश्चन को लगभग सबको बराबर नंबर दे दिए गए हों, ठीक है? न्यायिक कार्य तो सिर्फ न्यायिक कार्य माना ही नहीं जा सकता। जैसे जब मैंने उसको बताया था तो मैंने ये कहा था, अगर दोनों दिए हों और आंसर में दोनों दिया हो कि ये ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों ही सही होंगे, एक सही नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति ना हो तो राजस्व कार्य ही आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि राजस्व कार्य ही उसको पहले सौंपे गए थे। और इसके अलावा देखते हैं और कब पूछा गया था। और वो दूसरे दूसरे पेपर्स में देखना गया। जो एलटी, टीजीटी वगैरह का था वो 2016 में यही माना गया है। और बुक के अनुसार भी राजस्व ही है, ठीक है? लेकिन वही है ना मुझे लगता है जब ये पूछा गया होगा तो ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार के पूछा गया होगा तो आयोग ने सबको इक्वल इक्वल नंबर सबको दे दिए होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मेरा विचार है। और फिलहाल अगर सही आंसर है तो सही आंसर राजस्व ही है। और आयोग ने भी कई पेपरों में कई बार पूछा हुआ है, आयोग ने भी इसको राज्यसभा ही माना है। कहीं-कहीं हो सकता है आयोग ने इसमें कन कुछ बच्चों ने चैलेंज किया हो कि उसको समान नंबर दे दीजिए, तो उसने समान नंबर हो सकता है दे दिया हो। अदरवाइज़ राज्यसभा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ख़ैर कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तो एक 6 बजे मुलाकात होगी और एक 10 बजे मुलाकात होगी। तो दोनों टाइम अगर आप लोग आ पाएँ तो आप लोगों का बहुत-बहुत आभार भी रहेगा और सबसे बड़ी बात आपका फ़ायदा भी रहेगा उसमें। ठीक? तो कल आपसे फिर से मुलाकात होती है, क्लास अगर अच्छी लगी हो फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो दूसरे अपने दोस्तों को, मित्रों को और जो आपके कॉलीग्स हैं उनको हमारी जो क्लास है उसको सेंड करिए और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो आप लोग करिएगा ज़रूर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि बार-बार हमसे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर बार-बार यही करता हूँ कि योर फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। और इससे क्या होता है कि मतलब जो कुछ कमियाँ रह जाती हैं ना, ठीक है? उसको हम लोग फुलफ़िल कर पाएँगे, ठीक है? उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको एनालाइज़ किया जाएगा, एनालाइज़ करके फिर उसको हम लोग फुलफ़िल करने का प्रयास करेंगे, आपके अकॉर्डिंग उसको ढलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर बहुत जो सेट करता हूँ, बहुत अच्छे सेट हुए हैं क्वेश्चन। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, वन डे को छोड़ के। ठीक है, आप एलटी देंगे तो भी इम्पोर्टेंट होंगे, आप टीजीटी देंगे, पीजीटी देंगे, जीआईसी देंगे, नेट जेआरएफ देंगे, यूजीसी नेट देंगे, ये सब के लिए सेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग।